or any other concern that you might have related to your health that could even be unrelated to COVID-19. We'll have doctors and other experts among us. The numbers are there on the screen flashing at the bottom, and you can also write in to us on our social media handle on Facebook. I am Gautam and with me is Om Prakash. बिल्कुल, तो हमारे इस खास कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक्स में आपका स्वागत है। तो इस कोरोना महामारी के दौर में लोगों के मन में लगातार सवाल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि लगातार कई नई सूचनाएं भी आती जा रही हैं। तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर हम इस कार्यक्रम में आए। हमारे साथ डॉक्टरों का एक पूरा पैनल होगा और अगर आप हमसे सवाल करना चाहते हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं जिसके बारे में आपके मन में दुविधा है, तो आप हमें फोन करें। फोन नंबर आपको हमारे टेलीविजन स्क्रीन के नीचे दिख रहा होगा और इन नंबरों पे आप फोन करें। इसके अलावा चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, इसके जरिए भी आप हम तक पहुंच सकते हैं, सवाल पहुंच सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो सवाल हैं उसका समाधान हमारे डॉक्टर आप तक पहुंचाए। हमारे साथ 3 डॉक्टरों का पैनल इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल जी हैं, डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार साहब हैं, प्रोफेसर ENT एम्स दिल्ली। और हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सुभाष गुप्ता साहब, एडिशनल प्रोफेसर ऑन्कोलॉजी एम्स दिल्ली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और निश्चित तौर पर अगर हम बातचीत की शुरुआत करें तो डॉक्टर अपर्णा, मैं अगर यहाँ से शुरुआत करना चाहूँ, ऐसे समय में हम इस तरह की खबरें देख रहे हैं जब कई जगह पे गैदरिंग हो रही है, लोग जमा हो रहे हैं न चाहते हुए भी, मसलन रेलवे स्टेशनों पे, मसलन अगर कहीं बसें चल रही हैं तो वहाँ पे। इस वक्त में ऐसी जगह पे किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत आपको लगता है? सबसे इम्पोर्टेंट है जहाँ पर भी गैदरिंग हो, सोशल डिस्टेंसिंग। तो हमको कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी है अपने आसपास के सब लोगों से। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ मास्क, हम सबको मास्क जरूर पहनना चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने हैंड वॉश या सैनिटाइज़र, तो हमको अपने साथ सैनिटाइज़र रखना चाहिए। मज़दूरों में हो सकता है इसकी उपलब्धि उतनी ना हो, तो गवर्नमेंट ऐसे उन्होंने किया हुआ है अरेंजमेंट, और बाकी और करें ताकि बस स्टेशन पर और सब जगह सैनिटाइजर्स अवेलेबल हों जिसमें लोग उससे हाथ अपने साफ कर सकें। प्लस किसी को अगर कोई भी अगर बीमार है तो ऐसी जगह पर ना जाए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। घर जाने की सबको जल्दी है, सबको उत्सुकता है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी सिम्टम्स कोरोना के हैं, बुखार, खांसी, जुकाम, गला खराब, तो सांस की तकलीफ, तो फिर हमें बिल्कुल वो अवॉइड करना है, कुछ दिन रुक करके जाए। Right. Now, Dr. Rakesh Kumar, what is also happening is that people in this phase are now taking to wearing masks. It's almost becoming a part of our lives. And there are some who believe that once they wear a mask, they have some kind of a force field around them and they don't need to maintain social distancing. Is that the right way to think? No, I don't think that the mask should not give you the false sense of security. Mask is, if you ask me, it is more like if you have some sneeze or cough and if you are wearing mask, you are avoiding its spread. As such, without, as madam has told, that the hand hygiene, the social distancing, so these are important, and if you are following that, then the mask is the third layer of the defense. Only wearing mask and not following the social distancing, hand hygiene will not help. So it should not give you the false sense of security. And the same goes for gloves as well, because a lot of people, especially those who are heading out into marketplaces to pick up, you know, even their daily supplies, vegetables, fruits, they wear these gloves and then perhaps again land up in a situation where they might have a false sense of security. Ji. The important thing is whatever is you are bringing at home or you are coming into contact, you take it as if it is a potential danger or spread. So use your personal hygiene, maintain your personal hygiene, don't touch the things and you touch your face. After touching anything, you have to wash your hand. So even if you are doing something, wash your hand before it and after it. So that is important.
डॉक्टर राकेश, इसको मैं थोड़ा विस्तार से जानना चाहूँगा कि जो मास्क है वो जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो तीसरे नंबर पे आता है जहाँ तक कि कोविड से सुरक्षा की बात है, लेकिन जो बातें अभी तक पब्लिक डोमेन में है वो बताती हैं कि जो कोरोना वायरस है वो ड्रॉपलेट के जरिए जो है हम तक पहुँचता है, तो क्या मास्क उसको नहीं रोक पाएगा? जी देखिए, मास्क उसको तभी रोकेगा अगर हम सांस ले रहे हैं मास्क के थ्रू। होता क्या है, जब आप मास्क लगाते हो और वो वेल फिटिंग नहीं है तो हम जो अंदर सांस खींच रहे हैं वो मास्क के ऊपर नीचे साइड से एंटर कर रही है। तो अगर वो एंटर हो रही है तो वो मास्क में बेसिकली फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है। ठीक है, तो मास्क के बेसिस पे बाकी चीजें डिस्कार्ड करना ठीक नहीं है। हाँ, मास्क आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे रहा है, तो सिर्फ मास्क लगा लिया और बाकी चीजें भूल जाएं, ये बिल्कुल गलत है। तो आप मास्क जरूर लगाएं, लेकिन मास्क के साथ बाकी चीजें जो हमने पहले बात की है कि हाथ धोना है या हैंड सैनिटाइजर यूज करना है, और आपको लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना है, आपको अपने मुंह को, नाक को, आंखों को हाथ से टच नहीं करना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। उसके साथ ही ये सब चीज़ें इफेक्टिव होंगी। हम एक चीज़ मान के बाकी चीज़ें छोड़ दें तो उससे आई थिंक नुकसान होने का ज़्यादा चांस है। I think it will be a good time, Dr. Agarwal, to perhaps reiterate what kind of masks are effective in stopping the spread of infections like the COVID-19, because different variety of masks are now available. People are making them at home as well. So what are the essentials really as far as these facial covers are concerned? Dr. Agarwal. Masks, we have different types of masks. N95 is what is specially kept for healthcare professionals. Others don't need to use it, and for healthcare professionals also it is a must in situations like ICU where we have aerosol generation. Even in other high risk areas like ICUs, emergencies, we need to definitely wear N95 masks. Second, a little inferior to that, is the 3-layer surgical mask, which we recommend for all sanitation workers, all healthcare workers, all people, so-called corona warriors, who may come in contact with somebody who is affected in their line of duty. And third is the simple mask that we recommend for the general public, and that is again multi-layered, but the pore size is not specific, and we can use simple cotton cloths, multi-layered, to cover our nose and mouth. So this prevents infection to some extent. Social distancing is a must along with it, and that is 1 meter distance, because as you all know by now that the particles of coronavirus, they are a little heavy, so they fall down. When they come out through the mouth or the nose, they do not go to 1 meter distance normally, except in situations like special situations in hospitals. They are not present in air for beyond 1 meter. That is why we say that if you are wearing a mask, cotton mask, simple mask, then it is good enough, provided you are maintaining a distance of 1 meter and you are not touching your hands to your eyes, nose and mouth, through which this virus enters our body. डॉक्टर अग्रवाल, हम देख रहे हैं कई तरह के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें हमारे पुलिसकर्मी हैं, वो लगातार उनकी खबरें आ रही हैं कि वो संक्रमित हो गए हैं अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के दौरान। आपको लगता है कि तमाम तरह की वहाँ भी उन लोगों ने अपनी जो है बचाव के उपाय किए होंगे, मास्क लगाया होगा और तमाम तरह की चीज़ें की होंगी, लेकिन आपको लगता है कि इस दौरान जब आप एक दूसरे काम में लगे हुए हैं, लोगों को व्यवस्थित करने में की कोशिशों में लगे हैं, तो क्या ऐसी वहाँ पे चूक हो जा रही है? क्या इस वक्त हम अंदाज़ा लगा सकते हैं? कुछ चूक जरूर हो रही है। एक तो यह है कि मास्क शुड बी टाइटली फिटिंग। जो हम लोग पहनते हैं, अक्सर ये देखा जा रहा है कि जब हम लोग मास्क पहनते हैं तो उतने टाइटली फिटिंग नहीं होता है। आप चश्मा लगा रहे हैं, अगर उसमें फॉगिंग हो गई मतलब कि मास्क ठीक से फिटिंग नहीं है। जैसा भी डॉक्टर साहब ने बोला, जब हम मास्क लगाते हैं, साइड से अगर हवा जा रही है, नीचे से हवा जा रही है, ऊपर से हवा जा रही है, मतलब कि मास्क टाइटली फिटिंग नहीं है और वायरस के एंटर होने के चांसेस हैं। सेकेंड, हमारी आदत है नॉर्मली, जो हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने मास्क का सामने का हिस्सा टच किया
और फिर अपनी आंखों को, नाक को और मुंह को टच किया, तो उससे फिर भी वायरस के अंदर जाने की, बॉडी के अंदर जाने के चांसेस होते हैं। वो आदत हम जितना भी ट्राई करें, कभी ना कभी ऐसा हो जाता है। थर्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी, कभी बीच में पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हमारी आदत होती है कि मास्क को थोड़ा नीचे सरका दिया और फिर उसको ऊपर सरका दिया। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे मास्क का सामने की सरफेस टच कर रहे हैं, जिससे उस पर जो भी अगर कीटाणु कोई हैं तो वो हमारे हाथ पर लगेंगे, और उससे अगर हमने सैनिटाइज नहीं किया हाथ को तो उससे चांसेस हैं कि थ्रू फोमाइट से अपने बॉडी के तो अंदर बेहतर ये जा होगा सके। कि खाते पीते वक्त मास्क का पूरा हटा ही दें या फिर एक तरफ से उसको खोल लें। बिल्कुल। और मास्क को हटाते समय हमको ध्यान रखना है कि सामने की सरफेस नहीं नहीं टच छू करें, जाए। उसको उसकी या तो वो जो पट्टियां हैं उससे करें, या जो कान के ऊपर में इलास्टिक लगी होती है उससे उसको हैंडल या करें। फिर मास्क हटाने के बाद एक बार फिर से हाथ धो सकते हैं, या उसके बाद ही धोएं, ये भी बिल्कुल, उपाय दोनों सही वो रहेगा। तो करना ही है, साथ में मास्क भी चेंज करने की। कई बार अगर ड्यूटी आवर्स लंबे हैं और मास्क अगर गीला हो गया, फिर भी अगर हमने सेम मास्क पहना हुआ तो फिर भी वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ब्रीच है इसमें, जिसकी वजह से ये चीज हो रही है। Staying with the question about masks, Dr. Rakesh Kumar, if I could ask you, a lot of people and a lot of forwards are also being sent these days that prolonged use of masks could cause hypoxia, especially for those who like to exercise, physical exertion of any kind, be it running or cycling. Is there any truth in that? नहीं, जो जहाँ तक N95 मास्क का सवाल है, जो कि हेल्थ केयर के लिए रिकमेंडेड है, उस तक में नहीं होता है। तो नॉर्मल अगर कपड़े का मास्क पहन रहे हैं और अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई ब्रीदिंग की कंप्लेंट नहीं है, कोई अस्थमा नहीं है, तो ये सब नहीं होता है। हाँ, जब आप पहली बार मास्क लगाते हैं तो जरूर आपको थोड़ा सा यूज्ड होने में टाइम लगता है, लेकिन इससे लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम पूरा कवर करके रख रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं वो दोबारा हमारे फेफड़े में तो नहीं जा रहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप पे जैसे हम लोग अभी थोड़े दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन साथ में क्या झूठी खबर है, क्या ठीक ये है, खबर वो झूठी थोड़ा है। इस हाँ, तरह मैं एक और हमारे पढ़ के साथ- सुनाता हूँ जी। आपको। Some people drive their car with a mask on. That is very dangerous because the stale air can make the driver lose consciousness. अब इस तरह की बातें भी डॉक्टर अग्रवाल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूम रही हैं। नहीं, मुझे लगता है आई थिंक उनको पहले अपना कार का सर्विसिंग करानी चाहिए। यूजुअली अगर आपके विंडो बंद है और एसी ऑन है और अगर आपका एग्जॉस्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें एक्यूमुलेट होती है, उससे आपका लेवल ऑफ कॉन्शियस कम हो सकता है, मास्क पहनने से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक समस्या, अगर डॉक्टर अपर्णा आप इस पे रोशनी डाल सकें, कि जिस तरह से लोग अब ग्लव्स भी इस्तेमाल कर रहे, जो कर सकते हैं लोग ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर ग्लव्स लगाए और वो अगर इन्फेक्टेड हो गया है तो बात बराबर, चाहे वो खाली हाथ हो चाहे वो ग्लव्स लगे हो। इस पे थोड़ा स्थिति स्पष्ट करें। ग्लव्स में मेरे को लगता है जनरल पब्लिक जिनकी ज्यादा डीलिंग नहीं है लोगों से, उनको ग्लव्स पहनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पेशेंट देखते समय जरूर ग्लव्स पहने और हर पेशेंट के बाद में उसको चेंज करें। और जो लोग ऐसे हैं जो कॉन्स्टेंटली कस्टमर से डील कर रहे हैं, जैसे बैंक एम्प्लॉयज हैं या और दूसरे हैं, वो ग्लव्स पहन सकते हैं। उसमें भी फिर बीच बीच में ये जरूरी है कि आप अपना हैंड सैनिटाइज करिए और बीच बीच में ग्लव्स चेंज करें, और ये ध्यान रखें कि ग्लव्ड हैंड माउथ, नोज, आईज पर ना लगे। एंड सेकेंडली हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ग्लव्स, वही ग्लव्ड फिंगर से पानी पीने का, खाना खाने का, वो चीज बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा भी पाया गया है कि लोगों ने ग्लव्स पहना हुआ है तो लगता है सेफ है, उसी हाथ से सब कुछ टच कर रहे हैं, उसी से खाना खा रहे हैं, तो वो चीज बिल्कुल नहीं होनी तो चाहिए। अगर ग्लव्स पहने और उसके अगर वो इन्फेक्टेड हो गया और सैनिटाइजर का इस्तेमाल उसके साथ करते हैं, तो क्या ये ठीक रहेगा? नहीं, उसको फिर ग्लव्स निकाल के दोबारा से हाथ धोने बहुत जरूरी है। ठीक है। Okay, Dr. Subhash Gupta is also with us. He's additional professor oncology at AIIMS Delhi. Welcome to Dr. Speak, Dr. Gupta. In terms of patients who are suffering from a disease like cancer, I believe that there have been a lot of concerns among people as well as to what should they do
if they want to visit the hospital for their chemo or radiation or other complications as well. What do you suggest should be the way that people should really go about taking care of themselves if they're suffering from any stage of cancer, any kind of cancer? Yeah, good afternoon, everyone. Actually, it's very difficult times for the cancer patients because, cancer patients have a very low immunity. So they have a great risk of catching infections. On the one side, there is a risk of catching infections. On the other side, there is the treatment which is going on is being delayed because of this COVID-19. So what right now the right approach is to just talk to your doctor on telephone or a teleconsult give a teleconsult call to him, and he'll guide you accordingly, because all the cancer patients have been prioritized into 3 groups. That one is a very high priority group which needs urgent intervention and their treatment cannot be delayed, and the other is a medium priority group where we can delay a treatment for 6 to 8 weeks, or we can switch their chemotherapies from IV chemotherapies to oral chemotherapies, or and so on. And the third priority group is the low priority group, which as patient comes on the routine follow-up, they are being delayed. They can delay to 3-4 months because they are coming on a routine follow-up, and they can continue taking their hormonal therapy or their oral medications as previously prescribed. So that is the right approach to go on. They should not rush to the hospitals that immediately for their treatment. बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता एक बात बताएं जिसको लेकर We have a caller. In fact, let's see the caller. Nalini is joining us from Delhi. Hello. जी Yes, हाँ, go ahead, बताएं। Nalini. Shall I ask my question? Yes, please. Go ahead. My question is कि आपके प्रोग्राम को मैं रेगुलर देख रही हूँ बहुत दिनों से, और आज तो मैं बहुत खुश हूँ द वे द थिंग्स आर बीइंग एक्सप्लेन. बहुत आराम से आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं. मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली जो मुझे पता चल रहा है आपके प्रोग्राम से भी कि जब आपको प्रॉब्लम है, सिम्टम्स हैं, तब आप डॉक्टर के पास चाहिए, लाइक ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या फीवर है, तो जब वो टेस्टिंग के लिए उस समय जाएंगे तो क्या वो बहुत लेट नहीं होगा? बिकॉज रिपोर्ट आने में भी 24 घंटे लगते हैं, और आपके चैनल से कई बार आप लोगों ने ये मेंशन किया कि लोग देर से आते हैं, इसकी वजह से डेथ हो जाती है अल्टीमेटली. तो उसका एक तो मेरा ये क्वेश्चन है. माय सेकंड रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चन इज कि अगर हम वॉक पे जाए 1% तो 1 मीटर का डिस्टेंस रख के चलते हैं, तो फिर क्या मास्क नहीं पहनना है? बिल्कुल. तो 2 महत्वपूर्ण सवाल. डॉक्टर राकेश, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? The first question she has asked is whether it will be too late if the symptoms come. So the important thing is, although there is so much of coverage in the media, but the fact remains that about more than 97 to 99% of the cases they recover without any problems. So that is the basic fact. So keeping that in mind, it has been decided that the mild cases with mild symptom or cases with moderate symptoms need not come to the hospital. They can isolate at home, and it has not been told that you be cut off. They have been told that you have the contact number of the local person who will be in your touch. Anytime problem, you have to contact him, and also you have to give the self-declaration form that you will be following the instructions and the isolation rule. So it is not that once you are sitting at home, so you are not in touch with anyone. Anytime problem comes, you have to contact, and then you will be shifted as per your requirement to the hospital or the care system. So that is first. And what was the second one? It was about I think it was about masks, distance, right? yes, No, social distancing. That is one required. अगर हम कहीं जॉगिंग कर रहे हैं या कहीं टहल रहे हैं, तो वहाँ अगर डिस्टेंस रख के चलते हैं तो क्या मास्क लगाने की जरूरत नहीं? देखिए, एटलीस्ट दिल्ली जैसी सिटी में अगर आप डिस्टेंस बना भी रहे हैं तो दूसरा आदमी आपसे कितना पास से निकल रहा है, तो वो कहना बड़ा मुश्किल है. तो एक अगर आपके पास एक्स्ट्रा लेयर है प्रोटेक्शन की, तो क्यों ना यूज की जाए. We're getting questions on social media as well. In fact, related to masks only. Question is, for how many hours one can use an N95 mask continuously while on duty? Is it necessary to remove the mask and breathe fresh air after 4 hours or so? Dr. Agarwal, would you like to take that question? Okay.
But at a time, if we're feeling uncomfortable, we can take it off in the middle. Otherwise, one shift of duty, we can use the same mask, go home and dry it. Leave it in a safe place and let it dry. So usually in our hospital, we are given a set of 3 masks, which we can use on every 3rd day, each mask. Keep them in separate packets, and then after 3 weeks, we get another replacement of 3 masks. But if it gets soiled, if it gets wet, if it gets sprinkled with any secretions, then we have to discard it Bilkul. and use a new mask. And what about the 3-layer surgical mask? For 3-layer surgical mask, it is not to be reused. We can use it for maximum of 8 hours if it does not get soiled. If it becomes wet or gets soiled, then change it in between. It is not for reuse. It is कई सारे disposable. ऐसे मास्क हैं डॉक्टर अपर्णा जो ये दावा करते हैं कि इनको हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं धोने के बाद। ये कितना आपको लगता है ये सही है? जो कपड़े का मास्क है जो हम घर में बना रहे हैं उसको डेफिनेटली धो करके हम रीयूज कर सकते हैं। तो इसीलिए रिकमेंड किया गया है कि घर में जितने मेंबर्स हैं सबके पास मिनिमम 2 कपड़े के मास्क हों। एक पहना, बाहर से आए हैं उसको धो करके डाल दें, धूप में सूखने दें और नेक्स्ट जब जाना है तो दूसरा मास्क यूज करें। तो कपड़े के मास्क डेफिनेटली रीयूजेबल हैं। जो सर्जिकल मास्क हैं वो रीयूजेबल नहीं है एक्सेप्ट फॉर N95। ठीक है। वो भी धोना नहीं है बीच में। वी जस्ट अलाउ इट टू ड्राई एंड देन पुट इट ऑन अगेन, not for washing and reuse. बिल्कुल। एक सवाल और सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचा है, डॉक्टर राकेश अगर आप इसका जवाब देना चाहें कि जो सैनिटाइजर बाजार में उपलब्ध है क्या उसका कोई विकल्प हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है कि घर में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए? क्या इसके बारे में कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? ज़्यादातर जो सैनिटाइजर अवेलेबल हैं वो 60 to 70% अल्कोहल बेस्ड हैं। तो घर पे वो बनाने का एटलीस्ट मुझे तो आइडिया नहीं है। घर पे तो अगर आप हैं तो अगर सोप वाटर से अच्छी चीज़ तो कुछ है नहीं। आपको साबुन जी, बेहतर विकल्प हो हाँ, सकता है। सैनिटाइजर वहीं यूज़ करना है जहाँ पे आपको पानी या सोप अवेलेबल नहीं है। तो घर पे सैनिटाइजर तो यूज़ करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। जी बिल्कुल। तो साबुन जो है एक सबसे अच्छा है उपाय अगर कहा जाए तो सैनिटाइज़र वहाँ पे इस्तेमाल करें जहाँ सफ़र कर रहे हैं या ऑफिस में, या अब बार बार हाथ नहीं धो सकते या पानी की उपलब्धता नहीं है। एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर अपर्णा कि जिस तरह से इस वक्त ये भी बात हो रही है कि अब चूँकि धीरे धीरे कुछ लॉकडाउन खुल रहे हैं तो लोग छतों पे या फिर अपनी गली में या पार्क में टहलने जाएं कि नहीं जाएं, और हालांकि इसमें एक स्थिति है कि वहाँ पे कितनी भीड़ रहती है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो क्या सलाह देंगे आप? हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं आप, लेकिन हमको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, कम से कम 1 मीटर, मास्क जरूर लगाएं, और पार्क्स में ऐसा कर सकते हैं कि सबके सब क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, एक ऐसा बना सकते हैं ताकि सब लोग सेम डायरेक्शन में रहें और डिस्टेंस मेंटेन रहे। क्रॉस नहीं करे एक दूसरे को, क्रॉस नहीं करे एक दूसरे को, क्योंकि उसमें डिस्टेंस कम होने की गुंजाइश रहती है। जी। और टाइम ऐसा चूज करें जिसमें कम लोग हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हर्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। हर्षित आप अपना सवाल पूछें। सर मैं पहले तो डीडी न्यूज को इस प्रोग्राम के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो इस प्रोग्राम को हमें हमारे तक पहुंचाते और अपने सवाल पूछने का हमें चांस देते हैं। तो सर मैं सारिया मैम से किसी से भी सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो अभी सीजनल इन्फेक्शन चल रहे हैं जैसे वायरल फीवर हो गया और कोल्ड एंड कफ हो गया, और तो सर ये कोरोना वायरस वाला जो है उससे कितना डिफरेंशिएट है जो उसमें जो होता है कोल्ड और खांसी वगैरह, तो सर उससे कैसे अंतर किया जाए या फिर कुछ ऐसा कुछ बताइए आप थोड़ा। डॉक्टर राकेश कुमार आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी देखिए, जो कोरोना का इन्फेक्शन है उसके साइन सिम्टम्स और खांसी जुकाम के साइन सिम्टम्स वो ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आपको खांसी जुकाम है तो आप ये मान के चलें कि आपको अपने आप को दूसरे लोगों से थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रखना है कि आपका इन्फेक्शन दूसरों तक ना पहुंचे। जो खांसी जुकाम है आमतौर से 5 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर आपके खांसी जुकाम के साथ खांसी काफ़ी ज़्यादा है, गले में दर्द है, छाती में जकड़न है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि शायद ये कोरोना हो सकता है।
अगर आपका कोई कांटेक्ट का हिस्ट्री नहीं है, कहीं आप बाहर गए नहीं हैं और सिर्फ खांसी जुकाम है, तो उसको ये मान सकते हैं कि सिर्फ ये नॉर्मल खांसी जुकाम है जो अपने आप ठीक हो जाएगा। So the first differentiating thing would be difficulty in breathing, Dr. Kumar? सांस में दिक्कत होना, छाती में जकड़न होना, नए नए सिम्टम्स आ रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपको सेंस ऑफ स्मेल थोड़ा कम हो जाए, टेस्ट अल्टर हो जाए, आजकल बोल रहे हैं कि शरीर पे चकते होना, जैसे चिकन पॉक्स टाइप की चीज़ें होना, बहुत ज़्यादा थकान होना। वो आमतौर से खांसी जुकाम में इतनी थकान होती नहीं है। फीवर थोड़ा सा हाई ग्रेड होना, खांसी जुकाम में यूजुअली होता कि वो थोड़ा सा माइल्ड फीवर होता है जी। तो लेकिन फिर भी खांसी जुकाम भी होने से आप दूसरे लोगों को बचा के रखें। जैसे घर पे अगर थोड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे बचाव रखें, किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, बच्चे हैं, उनसे थोड़ा बचाव रखें, क्योंकि बिगनिंग में कहना बड़ा मुश्किल है कि कॉमन कोल्ड है या फिर कोविड है। एक सवाल हमारे पास आ रहा है डॉक्टर अपर्णा, ये बात बार बार कही जा रही है कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, उनको जो है बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। लेकिन इसको लेकर कैसे आश्वस्त हुआ जा सकता है, क्योंकि हर इंसान को शायद उस तरह से पता भी नहीं होता कि आखिर वो कहाँ पे खड़ा है रोग प्रतिरोधक के मामले में। 100% नहीं कह सकते हैं कि उनको नहीं होगा। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको बिल्कुल ये रोग नहीं होगा। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है डेथ की, इन्फेक्शन की, जो एनालाइज की गई है फ्रॉम वर्ल्ड ओवर, उससे ये है कि जिनकी इम्यूनिटी कम है उनमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन रिलेटिवली ज़्यादा है। बट उससे ज़्यादा ये है कि अगर उनको इन्फेक्शन हो गया तो डिजीज कैन बी मोर सिवियर और मोर्टेलिटी उनमें ज़्यादा पाई गई है। तो इसलिए प्रोटेक्शन सबके लिए बोला गया है, सिर्फ उनके लिए नहीं जिनकी इम्यूनिटी कम है, लेकिन हर इंसान को सब एहतियात बरतने हैं ताकि हम प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, लेकिन ऐसे लोग जिनको एलर्जी से जुड़ी समस्याएं पहले से हैं, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है या कुछ रेस्पिरेटरी इश्यूज पहले से हैं, तो उनको लेकर क्या आप स्पेसिफिक कहना चाहेंगे? उनको चांसेस ज़्यादा हैं इसके, तो इसलिए उनको और ज़्यादा केयरफुल रहना है इस मामले में। और स्पेशली अगर वो एल्डरली हैं तो बेटर है कि आप घर के बाहर ना निकलें, जितना घर में रह सकते हैं उतना घर में रहें। जिनको और भी कोई कोमॉर्बिडिटीज है, एलर्जी के लिए कई लोग स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपकी इम्यूनिटी कम है और चांसेस आपको कोरोना के ज़्यादा हैं, प्लस ज़्यादा सिवियर होने के हैं, तो आपको एहतियात ज़्यादा बरतना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो उसमें कर सकते हैं वो ये कि घर से अनलेस एब्सोल्युटली एसेंशियल घर से बाहर ना निकलें। ठीक है, बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। I think we've lost that call, but we have more questions coming in on social media, very specific questions now. Dr. Rakesh Kumar, ये सवाल मैं आपको बताता हूँ। If a health worker worked in corona positive patient ward for 7 days and then quarantined for 7 days, when should he or she be tested for corona? After duty or after quarantine period? देखिए, अगर आप कोरोना वार्ड में इफ़ यू आर वर्किंग देन यू आर वियरिंग पर्सनल प्रोटेक्शन गियर। सो अगर आपको कोई एक्सपोजर नहीं हुआ है विदाउट प्रोटेक्टिव गियर तो आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट हेल्थ केयर क्वारंटाइन की यूजुअली अगर आपको कांटेक्ट नहीं हुआ, जैसे कि पहले हम बात कर रहे थे, अगर आपने मास्क उतारते हुए, पीपी उतारते हुए अगर आपने बाहर का सरफेस टच करके फिर अपने आप को टच किया तो हम उसको एक्सपोजर बोलते हैं। या आपका उस वक्त मास्क नहीं था और किसी पेशेंट ने स्नीज या कफ किया है, आपने उसके साथ 15 मिनट या उससे ज़्यादा गुजारा है बिना प्रोटेक्टिव गियर के, तब आपको टेस्ट की ज़रूरत है। आमतौर से आप काम करते हैं और अगर आपका एक्सपोजर नहीं है तो आप दोबारा आके काम करते हैं, बीच में कुछ दिन का गैप देते हैं, लेकिन सिर्फ 7 दिन के गैप से कोई खास फर्क नहीं है। शायद 7 दिन ड्यूटी की 7 दिन गैप दिया है तो वो फटीग और उसके लिए है, वो उसके लिए एटलीस्ट कोरोना एक्सपोजर को ऐसा नहीं होगा कि 7 दिन में सिम्टम्स आ जाएंगे, वो कभी भी आ सकते हैं 7 दिन से लेकर 14 दिन तक। ठीक है, एक शुरू में एक बात आ रही थी और कि आंखों के जरिए भी ये संक्रमण क्या हो सकता है अगर आप आंखों को छूते हैं, क्योंकि एक सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास एक सवाल भी है कि आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है जब वो घर से बाहर से घर में आते हैं और पसीना भी बहुत आता है, उसके ज़रिए भी क्या कुछ समस्याएं हो सकती है कि वो आंखों में जा रहा है और क्या वो संक्रमण की संभावना को बढ़ा देता है? डॉक्टर राकेश।
जी, ये बात हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी कि मुंह को हाथों से टच नहीं करना है, अपने हाथ कंधे से नीचे रखें। अगर आप आंख टच करेंगे, नाक टच करेंगे, मुंह टच करेंगे, फेस टच करेंगे तो इन्फेक्शन होने की संभावना है। अगर आंखों में जलन हो रही है तो इसका मतलब आपको एक आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर जलन होगी तो आपका ये जाहिर है कि आप बार बार उंगली लेके जाएंगे वहाँ पर और आंखों को मलेंगे तो उससे इन्फेक्शन का चांस तो ज़्यादा ही है। पसीने से मुझे नहीं लगता कि पसीना आ रहा है और आंखों में जा रहा है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपने माथे को टच किया, वो इन्फेक्ट हो गया, वहाँ से पसीना ट्रिकल होकर आंखों में आएगा तो फिर जरूर इन्फेक्शन आ सकता है। Okay, I'm being told that Dr. Subhash Gupta, Additional Professor Oncology, AIIMS Delhi, has joined us again. We had some trouble getting in touch with him a little earlier. Dr. Gupta, I would be asking our viewers to pose any specific questions related to oncology, which is cancer as well, for you to respond. But right now I have a generic sort of a query related to this outbreak, the pandemic. If you could answer that, can we use UVC box to sterilize mobiles, keys, etc.? I think mobiles and boxes can be easily sterilized even with 1% hypochlorite solution. That is the best way to sterilize these mobiles. And even you can small spirit swab, you can sterilize those mobile. You don't really need a UV chamber to sterilize those mobiles. Hello. In India, we don't. Hello. Can you hear me? Hello. But the countries who are using it report benefits with it. आमतौर पे लोग ये कर रहे हैं कि जो सैनिटाइजर है उसमें कॉटन लगा के या टिश्यू में लगाकर अपने मोबाइल या दूसरी चीजों को साफ करें। ये कितना इफेक्टिव? बिल्कुल इफेक्टिव है क्योंकि वो डिसइंफेक्ट कर रहे हैं उसको, क्योंकि सैनिटाइजर वही है, हाथ भी हम डिसइंफेक्ट करते हैं। तो हम सब रिकमेंडेड है वर्क प्लेस में जाएं, वहां से निकलते समय उसको सैनिटाइज कर लें, घर में आने के बाद एक बार और सैनिटाइज कर लें। चाबी का गुच्छा, पेन वगैरह जो घर से लेकर के अगर जा रहे हैं, मोबाइल, पर्स अगर है तो उसको सैनिटाइज कर लें, तो वो बिल्कुल इफेक्टिव है। Right, and these questions are also oft repeated in terms of, you know, what should one do with purchases from markets, vegetables, fruits, other things. ये सवाल भी बार बार आता है डॉक्टर राकेश कुमार की, क्या अगर हम धूप में हमारे सामान को छोड़ दें, खासकर खाने की चीज़ें, तो क्या उन पे वायरस के बिल्कुल ट्रेसेस खत्म हो जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी सामान हम ले रहे हैं उससे इन्फेक्शन के चांस काफ़ी कम है, पहली बात समझने की ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप उसे छोड़ देंगे, जो सामान छोड़ा जा सकता है जैसे कि आलू है, प्याज है, जो ख़राब नहीं होना, तो आप 24 घंटे बाहर छोड़ दें और उसके बाद उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ धो सकते हैं वो ज़रूर साबुन से धो लें। मान लीजिए खरबूजा है, तरबूज है, वो आप धो सकते हैं। ऐसे ही अगर आप मिल्क लेके आ रहे हैं तो मिल्क के पाउचेज आप आराम से धो सकते हैं। तो हाइजीन की बात है, जहाँ पर भी हाइजीन आप लेकिन ये भी कहा जाता है कि अधिकतर सब्जियां और फ्रूट्स को, फलों को साबुन से नहीं धोना चाहिए, सोडा, मीठे सोडे के पानी से धो लें। जी, जो भी हमारे सोपी सॉल्यूशन है, जो क्लिंजिंग एजेंट हैं, उससे जरूर फायदा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में डाल दो उसे, जो कुएं में डालते थे, अब कितना एंटीवायरल है कहना मुश्किल है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल तो जरूर है, अब वायरस पे कितना इफेक्ट है पता नहीं। लेकिन जो सब्जियां खराब होने वाली नहीं है उनको आप जरूर 24 घंटे बाहर छोड़ सकते हैं। जो खराब होने वाली चीजें अगर आप उनको कुक करके खा रहे हैं तो उसमें इन्फेक्शन का चांस वैसे भी कम है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं चेन्नई से। जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी, अपना सवाल करें। जी बता हुआ था, एक बार फिर से पूछ लें प्लीज। हाँ, 4 दिन पहले मुझे बुखार हुआ था, मैंने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से कुछ दवाइयाँ दी। उसको लेने के बाद मैं 3 दिन में ठीक हो गया और बुखार पूरा चला गया है। बट मेरे को अभी तक ये डाउट है, क्या वो कोरोना था या कोई वायरल फीवर था? वायरल फीवर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर वो ठीक तो है जी, कुछ आवाज में समस्या है। डॉक्टर अपर्णा क्या कहेंगे आप? उनको बुखार हुआ, अगर आपका कोई कांटेक्ट नहीं है किसी से जो कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे, अगर आप लॉकडाउन के पीरियड में पूरा घर में रहे हैं, कहीं बाहर नहीं निकले हैं, तो अनलाइकली कि आपको ये कोरोना होगा। आपके सिम्टम्स ठीक हो गए हैं तो आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड,
अगर आपका किसी से कांटेक्ट हुआ है जिसमें आपको डाउट है कि भाई हो सकता है कि उसको हुआ हो, आपको मालूम नहीं है, अगर सस्पिशन है, तो आप घर में अपने आप को रख सकते हैं 2 हफ्ते तक, बाहर नहीं निकलिए। और बुखार ठीक होने के 3 दिन बाद तक अगर आप घर में हैं, उसके बाद में आप बाहर निकल सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। So we have another caller joining us. Sandeep is joining us from Bengaluru. Go ahead, Sandeep. Yes, Sandeep, go ahead. Ask your question. अगर संदीप हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। नमस्कार सर। जी संदीप बताएं। जी सर, मैं बेंगलुरु में काम करता, जॉब करता हूँ सर, फैक्ट्री में। जी हाँ, बोलिए। जी, तो मैं माल डिलीवरी करने जाता हूँ सर ऑटो में, उसमें थोड़ा आने जाने में सर क्या हवा है, कांच बंद करके जाना, कैसा जाना सर, वो पूछना चाहता हूँ सर। बिल्कुल, कैसे आवाजाही करनी चाहिए? डॉक्टर कुमार, आप जवाब देना चाहेंगे? जी, अगर आप मास्क यूज़ कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि ऑटो में विंडो आप ग्लास चढ़ाएं ना चढ़ाएं, उससे बहुत फ़र्क नहीं है। लेकिन जब आप किसी से बात कर रहे हैं, सपोज करिए कोई किसी को सामान डिलीवर कर रहे हैं, तो उससे आप डिस्टेंस जरूर मेंटेन रखें। कई बार होता है कि रिफ्लेक्स होता है कि कोई आदमी आता है, सबसे पहले आपके मुंह के पास मुंह लेके आएगा, फिर उसके बाद सामान लेगा, तो वहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और जिस तरह से अब देख रहे हैं कि गतिविधियां बढ़ रही हैं, आर्थिक गतिविधियां, दुकानें और तो कई तरह की चीज़ें खुल रही हैं, क्या लगता है डॉक्टर अग्रवाल आपको कि ऐसे में एक, हालांकि ये नियम बनाया जा रहा है दुकानों के बाहर, हम देख रहे हैं कि लोगों ने सर्कल बना रखे हैं कि आप उस डिस्टेंस को फॉलो करें, लेकिन आपको लगता है कि जो 1 मीटर का फासला है और जो कई बार उसमें लोग उस तरह से सावधानियां नहीं रख पाते हैं, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इस तरह की चुनौतियां बढ़ेंगी और उसका क्या असर आपको लगता है? लॉकडाउन खुलने से डेफिनेटली चुनौतियां बढ़ेंगी, इसीलिए हमको अपने आप को थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतनी है, बल्कि ज़्यादा बरतनी होगी, क्योंकि ये चीज़ हमको, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको ज़रूर मेंटेन करके रखनी चाहिए। सेकंड, हमको जब बाहर जाएं, हम ऐसे टाइम पर जाएं जब भीड़ कम होए। गवर्नमेंट या ऑल्टरनेट दुकानें खोलेगी, या हो सकता है एक रो खोले, दूसरे रो अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे खोलना है, लेकिन हमको अपनी तरफ से भी सावधानी बरतनी जरूर है। जो सर्कल्स इसीलिए बनाए हैं ताकि हम लोग वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, उसके साथ मास्क पहने, ठीक है, हाथ का हैंड हाइजीन का ख्याल रखें। बिल्कुल। हम एक बार फिर से चलते हैं डॉक्टर सुभाष के पास। डॉक्टर सुभाष गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़ गए। हमारे पास जो अलग अलग तरह के सवाल आ रहे हैं, एक सवाल आ रहा है कि अब बारिश का मौसम अब मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर आ जाएगा, और उसमें क्या आपको लगता है कि क्या ज़्यादा सावधानियां बरतने की ज़रूरत होगी? कोरोना को लेकर कुछ आशंकाएं भी जताई जा रही हैं बारिश में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यस, बारिश के टाइम पे हमें एक्चुअली कोरोना के से ज्यादा अभी डेंगू होने के चांसेस ज्यादा हो जाता है कि बारिश होने के बाद मच्छर पैदा हो जाते हैं। Having some issues with the audio there of Dr. Gupta. Dr. Rakesh Kumar, would you like to answer that question? I think बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट यूजुअली जैसे बाकी वायरल इन्फेक्शन है, जब भी मौसम चेंज होता है तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन कोरोना के बारे में जब गर्मी आ रही थी, उस वक्त भी हम ये बात कर रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ेगा और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वायरस कम हो जाएगा। तो ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि बरसात में कैसे बिहेव करेगा, बट मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। एक सवाल और हमारे पास एलर्जी है, उस पर जो हम बात कर रहे थे डॉक्टर अग्रवाल, उसमें एक सवाल मन में बार बार उठ रहा है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर किसी को जो एलर्जिक है पहले से, उसको सर्दी जुकाम या खांसी हो जाती है, तो आम तौर पे जिस तरह की दवाएं, जिस तरह का इलाज वो करता है, उसी तरह का इलाज वो करे और ठीक हो जाए जिस तरह से पहले वो करता आ रहा था? बिल्कुल सेम इलाज करते रहें और उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई बार ये पाया गया है कि कई लोग जिनको स्टीरॉयड्स लेते हैं उसके बिना उनकी एलर्जी कंट्रोल नहीं होती है बाकी दवाइयों से, तो वो अगर स्टीरॉयड बंद कर देंगे तो उनकी परेशानी बढ़ेगी। तो इसलिए उनको बिल्कुल दवाई चेंज करने की जरूरत नहीं है।
जितनी उनको रिक्वायर्ड है वो दवाई जरूर लें। और ये चीज बाकी बीमारियों के लिए भी बहुत जरूरी है कि अगर आपको कोई भी बीमारी है उसकी दवाई आप कंटिन्यू रखें। हॉस्पिटल हो सकता है नहीं जा पा रहे हो, कुछ डर के वजह से, कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से, लेकिन आपको दवाई बिल्कुल बंद नहीं करनी है और घर में अपना चेक करते रहें जो भी बीमारी है कि वो कंट्रोल में रहे। एक चीज और इसमें देखी गई है, सलाह दी जाती है कि इस तरह के लोग जो एलर्जिक, उनको फ्लू के टीके दिए जाते हैं हर साल, आपको लगता है उसको भी कंटिन्यू करना चाहिए? बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। जिसकी दवाई, जिसकी बीमारी एकदम कंट्रोल्ड है, हो सकता है वो थोड़ा सा डिले कर सके, तो वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कि वो डिले कर सकते हैं या उनको समय आने की जरूरत है। वो डिपेंड करेगा कि आप क्या दवाई ले रहे हैं, कितने टाइम ले रहे हैं, किस समय के लिए ले रहे हैं, क्योंकि कई एलर्जीज पर्टिकुलर सीजन में ज्यादा होती हैं जो उससे पहले लेने की जरूरत है, तो आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे आप। Okay, we have an interesting question on social media. Udit Kumar is asking that question, Dr. Kumar. How can we know that our immunity is strong? Are there some tests that one can do? Because one really can't suggest that one should first expose oneself to some sort of a contagion and then see whether that disease can be fought or not. देखिए, इम्यूनिटी अगर हम जैसे बोलते हैं कि हेल्दी क्या है, अगर आप कोई आपको बीमारी नहीं है, आप यंग हैं, तो आप हेल्दी हैं। अगर आप एक्टिविटी बिना थके, बिना सांस फूले कर रहे हैं तो आप हेल्दी हैं, तो उसके लिए इन्फेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी जो आदमी है वो अगर बच्चा है या नौजवान है 45-50 साल तक और उसको कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह बीमारी नहीं है, तो हेल्दी है और उसका इम्यूनिटी अच्छा है। और आप बैलेंस्ड डाइट खा रहे हैं जिसमें आपके फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो उसको हम लोग हेल्दी मानते हैं और उसका जो इम्यूनिटी है ठीक होगा। अगर इम्यूनिटी कम होने का जरूरी नहीं है कोविड ही हो, जिसका इम्यूनिटी कम होता है उसको बाकी इन्फेक्शन भी ज़्यादा होते हैं, चाहे वायरल इन्फेक्शन। And in terms of comorbid conditions, we've known about heart disease, diabetes, it's been commonly mentioned, but what about obesity in general? Would that be considered a kind of a situation, a health situation where one is more susceptible to infections such as COVID? Morbid obesity, probably yes. जस्ट ओवरवेट होने से मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा उससे दिक्कत है, जब तक आप एक्टिव हैं, क्योंकि मेन है आपका एक्टिव रहना, आपका प्रॉपर खाना खाना, जिससे आपकी जो इम्यूनिटी मेंटेन रहे। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं, निवेदिता। निवेदिता, आप अपना सवाल करें। निवेदिता, आप सुन पा रहे हैं हमें? आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर, अपना सवाल करें। लगता है नहीं मिल पा रहा है। एक डॉक्टर राकेश, जो आप बता रहे थे उससे जुड़ा एक चीज, मैंने कई लोगों को देखा है जिनको एलर्जिक जिस तरह के नेचर के हैं, अगर कोई सिम्टम हुआ, कुछ छींकें आने लगी, नाक बहने लगी, तो कुछ दवाएं वो लेते हैं और फिर वो ठीक हो जाता है। आमतौर पे सिट्राजिन मैंने कई लोगों को इस्तेमाल करते हुए देखा है। ऐसे लोगों के बारे में आपको लगता है? मॉन्टेर भी बोलते हैं, मॉन्टेर एलसी बच्चों के लिए बोलते हैं। हाँ, तो क्या वो वैसे ही करें? नहीं, अभी पहले भी ये बात मैडम ने बोला था, जो आपका जिस चीज़ से एलर्जी पहले कंट्रोल्ड है वो आप मेडिसिन लेते रहें। सेट्राजिन से कंट्रोल और ये ले लें, लेकिन एक ही बात ध्यान रखें, सेट्राजिन का असर करीब 24 घंटे रहता है, तो ऐसे नहीं सुबह हुआ फिर ले ली, शाम को हुआ फिर से ले ली, वो ना करें। बाकी तो और कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एक और सवाल है, कोई जानना चाहते हैं, प्लीज टेल डे टू डे सिम्टम in a time frame in the form of for day 1, day 2, if that is possible, if one is come in contact with a COVID positive patient. Dr. Kumar. Yeah. There is no hard and fast rule that this symptom will come at that time or no. Usually, like initial, sometime there may not be any symptoms. After exposure, say 2, 3, 4 days, there is no symptom. Then it start with common cold like, and then it start with the breathing difficulty as the infection travels from the nose to throat and the lungs, and then comes the air hunger, and then lack of oxygen in the blood, and then with that the associated symptoms like tiredness, fatigability, and you feel sick, you are not feeling good. So those are symptoms which comes over a period of say 7 days to 10 days.
डॉक्टर सुभाष गुप्ता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर गुप्ता, ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि लोग थोड़ा बच रहे हैं हॉस्पिटल जाने से और इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने से जहां पे भीड़ होने की गुंजाइश हो, आपको लगता है कि जो खासकर हृदय रोग के पीड़ित हैं, या आपको लगता है कि जिस तरह से कई लोग बीपी की दवाइयां लेते हैं, किस हद तक उनको इस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या ऐसे लोगों को आप सलाह देंगे इस वक्त? देखिए, जिन लोगों को क्रॉनिक डिजीजेस से सफर कर रहे हैं या उन्हें बहुत ज्यादा खतरा है, उनको हॉस्पिटल से बचना चाहिए। अगर वो बीपी की दवा लेते हैं तो कोशिश करें कि वो बीपी की दवा का प्रिस्क्रिप्शन अगर एक टाइम लंबे समय के लिए रख लें और हॉस्पिटल का या तो अपने नजदीकी, जो बिल्कुल ही नजदीक में कहीं है, वहां जाके अपना बीपी चेक कराएं या फिर अपनी दवाई को नियमित टाइम से कंटिन्यू लेते रहें, क्योंकि अननेसेसरी जब तक उनका बीपी कंट्रोल में चल रहा है वो हॉस्पिटल में जाएंगे तो कोविड इन्फेक्शन के चांसेस रिस्क ज्यादा होंगे। या कोई और भी मरीज अगर वो सिर्फ फॉलो अप के लिए जाना चाहता है तो उसको अवॉइड करे, अनलेस एंड अनटिल उसको कोई सिम्टम्स हैं या उसको कोई तकलीफ ऐसी है तभी वो कोशिश करेगी हॉस्पिटल की तरफ जाएं। और घर में भी ध्यान रखें कि अगर उनको हाइपरटेंशन है और रिस्क फैक्टर है तो वो अपने फैमिली मेंबर से भी एक डिस्टेंस बनाए रखें जो कि बाहर काम करने जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर काम करने जा रहा है या उसको जाना जरूरी है, उसको रिस्क ऑफ इन्फेक्शन तो है ही, वो बाहर निकलता है। डिस्पाइट ऑफ ऑल प्रिकॉशंस देयर विल बी स्टिल सम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो अपने घर से भी थोड़ा आइसोलेशन में या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अपना ध्यान रखना चाहिए ऐसे समय में। Right. Thank you for joining us. And Dr. Kumar, again the question about people having general breathing difficulty. If at any point of the day they have any kind of breathing difficulty, despite not having any other COVID-related symptoms, should they be worried? अगर उनको पहले कोई हिस्ट्री नहीं है, जैसे इफ दे हैव समवन हैव द ब्रोंकल अस्थमा और ब्रीदिंग डिफिकल्टी, देन they should consult their doctor. But if there is no previous history and now they have the breathing difficulty and tiredness, then probably yes, they have to consult the doctor. And even without fever, they should consult the doctor, and after he sees him, then he will advise what need to be done. बिल्कुल डॉक्टर अग्रवाल, कई अफवाहें चलती हैं और कई अलग अलग तरह की सूचनाएं आती हैं। ऐसी एक सूचना पिछले दिनों सोशल मीडिया पे चल रही थी कि जिन लोगों को निमोनिया हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं, उनमें एक तरह की इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, तो ऐसे लोग कम उनको संभावनाएं हैं कोरोना से संक्रमित होने की। क्या कहेंगे आप? ये डिफरेंट वायरस है फ्रॉम द नॉर्मल दिस। जो यूजुअल निमोनिया होता है कई बार वायरल होता है, कई बार बैक्टीरियल होता है। तो बैक्टीरियल अगर निमोनिया हुआ है तो वो तो बिल्कुल कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। जहां तक वायरल निमोनिया की बात है, एक अभी रिसेंट पेपर आया है जिसमें कह रहे हैं कि जिनको इन्फ्लुएंजा हुआ है वो हो सकता है माइल्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस, वो भी डेफिनेट नहीं है। लेकिन बाय एंड लार्ज वी टेक इट कि दिस इज अ न्यू वायरस, इसके अगेंस्ट अभी इम्यूनिटी नहीं है, तो कोई भी पहले इन्फेक्शन हुआ है तो वो इससे प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो हमको पूरी सावधानी बरतनी है एंड वी हैव टू अवॉइड दिस। Okay, we have another caller joining us from Delhi. Shubham, go ahead, ask your question. Shubham. हेलो Yes, go ahead. हेलो। हम सुन पा रहे हैं शुभम, आप बताएं। हाँ सर, सवाल मेरा ये था, जैसे कि अभी आजकल बरसात होने लगी है जी, आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल आ रही है। आप आ रही है, बोलिए, आप अपना सवाल करिए। जी सर, सवाल ये था कि जैसे आजकल बरसात होने लगी है तो रह रहा के गर्दन में बहुत सारे इन्फेक्शन की तरह खराश आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या हम कफ सिरप पी सकते हैं? बिल्कुल डॉक्टर अपर्णा। अगर कफ सिरप की जरूरत है तो जरूर लीजिए। अगर खांसी ज्यादा है, अगर सिर्फ गले में थोड़ी सी खराश है, आप नमक के गुनगुने पानी का गरारा करिए, उससे आपको आराम मिलेगा। उसमें हर चीज का इलाज कफ सिरप नहीं है, लेकिन अगर खांसी ऐसी है कि आपके कंट्रोल नहीं हो रही है तो जरूर कफ सिरप लीजिए, सिर्फ गले में खराश के लिए नहीं। एक बात आ रही थी लगातार खासकर शुरुआती दिनों में कि वायरस वो गले में अगर आपके है और उसे फेफड़े तक पहुंचने में कुछ वक्त लगता है। अगर इस दौरान आप लगातार गर्म पानी पीते हैं, गरारे करते हैं, तो ये संभावना है कि वो जो है वहीं पे खत्म हो जाए। कितनी सच्चाई इस बात में डॉक्टर अपर्णा? एलियोपैथी के हिसाब से हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन
आयुष मिनिस्ट्री जरूर ये मानती है कि ये प्रिवेंट करता है। जहाँ तक वायरस के मरने की बात है, वो कोई ऐसी स्टडीज नहीं है, हमारे पास एविडेंस नहीं है कि गर्म पानी पीने से वायरस मर जाता है। लेकिन आयुष मिनिस्ट्री ये कहती है कि उनके हिसाब से, उनकी साइंस के हिसाब से गुनगुना पानी पीने से प्रिवेंशन में हेल्प इम्यूनिटी की करता बात है। करते हैं वो। इम्यूनिटी के लिए बाकी चीजें, ये प्रिवेंशन में हेल्प करता है कि गले में शायद वो वायरस नहीं बैठता उनके हिसाब से। एलोपैथी के हिसाब से इसमें और वायरस के डेथ का कोई एविडेंस नहीं है। We have a couple more questions coming on social media as well. One of them, Dr. Subhash Gupta, if I could ask you, which precautions have to be taken during blood donation in this period? Anything specific one needs to do apart from, you know, maintaining social distancing, perhaps wearing a mask? I don't think so. You should take proper precautions. You should wear the mask and the social distancing. That's the two main precautions. You should wash your hands before, and you should make sure that the doctor who is taking the blood and your hand from which hand is properly sterilized, and then the blood sample is being taken out. बिल्कुल। Okay. एक सवाल और सुभाष जी हम आपसे पूछना चाहें तो लोग घरों में हैं और खासकर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं और आम लोग भी, हम देख रहे हैं कि कई तरह की मानसिक समस्याएं हो रही हैं। मसलन कुछ लोगों को डिप्रेशन जैसी चीज़ें और कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। आपको लगता है जब इस तरह की मानसिक स्थिति हो, मनस्थिति हो, तो आपको लगता है बॉडी का क्या इम्यूनिटी पे उसका असर पड़ता है और ऐसे लोगों को क्या उनको ख्याल रखना चाहिए? मानसिक समस्याएं काफी ज्यादा आ रही हैं बिकॉज ये लॉकडाउन एक एक्सेप्शनल लॉकडाउन है। लोगों ने इतना लंबा लॉकडाउन शायद लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा है, तो उस टाइम पे घर पे अंदर रहने से बहुत सारी मानसिक तनाव नो डाउट आदमी की इम्यूनिटी को कम करता है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को भी कम करता है। तो उस टाइम पे आपको खास ख्याल रखना है। ऐसे में आप अपने टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या स्काइप के थ्रू या आप टेलीफोन के थ्रू अपने रिश्तेदारों या अपने नजदीकियों से बात करके अपनी चिंताओं को उनसे व्यक्त कर सकते हैं। इससे आपका मानसिक तनाव दूर होगा और उससे आपको ज्यादा अच्छा महसूस होगा। खासकर अपने जो उनके नियर एंड डियर दूर रहते हैं, उनको से मिलने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है ऐसे में लोगों को, तो वो उनसे स्काइप पे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग के थ्रू उनसे बात करें तो उनका तनाव या उनको अपनी परेशानी बताएं, तो उनसे नेचुरली उनका जो थोड़ा ये मानसिक तनाव है कम होगा। ओके, और कुछ सवाल भी आ रहे हैं। वी हैव सम मोर क्वेश्चंस। आजकल बात भी चल रही है डॉक्टर कुमार दैट दीज डेज there are questions being raised about whether there can be reinfection cases as well of COVID-19. Have any such cases come up in the country? Infection that has traveled from humans to animals to pets. Has that been observed here? अगर आप बात करें the second infection, so Korea has reported few. Now the China is reporting them. So definitely it is not giving you immunity that once you get infection the second time it will not happen, because the virus get genetically changed. So there are different types of subtypes of coronaviruses are there. So one type may have infected you, second time it may be second one. So but these are the early reports regarding infection from the animal to human. This is what the theory is, that probably infection come from the animal to human, and now it is mainly human to human. And it has been reported also that the pets can get infection from the humans, but spread from the pet to human is uncommon. It is not very common. डॉक्टर सुभाष, इसी से जुड़ा एक सवाल जिसकी चर्चा डॉक्टर कुमार अभी कर रहे थे, जो व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक है और उसके अंदर वो वायरस है और वो ठीक भी हो जा रहा है, लेकिन ये जो संभावना है कि वो किसी दूसरे को संक्रमित कर सकता है, तो क्या वो संक्रमण पहले से ज्यादा जो वायरस है वो दूसरे रूप में पहुंचेगा? क्या वो उसमें म्यूटेशन हो सकता है, बदले रूप में जा सकता है? इसको लेकर क्या स्थिति? देखिए, इसके लेकर जो ये है कि जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं या फिर जो आदमी ठीक हो चुका है, जिसका कोविड नेगेटिव आ चुका है लेकिन वो किसी को इन्फेक्ट कर रहा है, इसके लिए अभी हमारे पास पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं है कि कितना परसेंट तक उसका जो इन्फेक्शन है वो हार्मफुल होगा। बट यस, कुछ रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं चाइना से, जहां पे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं।
तो ऐसे में कुछ लोग बोल रहे हैं कि वायरस स्टूल में शेड होता है, ठीक होने के बावजूद भी ये स्टूल में आ रहा है। ये सब हमारे पास अभी इसके ऊपर स्टडी चल रही है, इसके ऊपर अभी हमारे पास पूरी तरह से कुछ कहना मुश्किल है कि ये कितना है, बट एसिम्प्टोमेटिक केसेस में ये ज्यादा मिल रहे हैं। ऐसे केसेस से जो संक्रमित हो रहे हैं उन पेशेंट्स को सिम्टम्स कम आ रहे हैं। And Dr. Agarwal, if I could ask you over here, because this is again a concern in terms of how this disease is really working out. Dr. Kumar has just mentioned that there could be other strains as well. How challenging is then the entire goal of developing a vaccine? We've heard the US President saying that the process has been accelerated. It's now being called warp speed program. Like the Manhattan Project that was there in World War II, he said this is unprecedented. We might have a vaccine by the end of this year. Do you think that is something that is feasible? Normally, in the normal course of time, any vaccine takes about 10 to 11 years at least for manufacturing. Here, because everything is going fast track because of the enormity of the pandemic. So it is urgent, and we don't have any treatment for the virus as yet. We are trying out many drugs, but we don't have any definitive treatment. So it is imperative that we have something to prevent the infection. And for that reason, vaccine trials are getting, they're being done the world over in many countries. They're in different phases of development, and we are accelerating all the phases there. So America is saying that they will have a vaccine ready by the end of the year. We hope we get it as early as possible, but any vaccine, for it to start being ठीक है, before it is marketed, we have many steps बिल्कुल निश्चित which तौर have to पर। go through. और निश्चित तौर पर उसमें एक समय लगेगा, और वो समय भी लगना जरूरी, ताकि जो वैक्सीन आए वो बिल्कुल फुल प्रूफ और बिल्कुल इफेक्टिव हो। हमारे पास आज डॉक्टर स्पीक्स कार्यक्रम में इतना ही। हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर सुभाष गुप्ता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर राकेश कुमार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। But before we go, let me remind you that this is a daily program. आप रोज इसी वक्त 2 बजे दोपहर में आप डीडी न्यूज़ खोल सकते हैं और उसमें देख सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर पर आप फ़ोन डायल कर सकते हैं। सोशल मीडिया भी खुला हुआ है आपके लिए। फेसबुक, ट्विटर पर भी आप हमें हमारे हैंडल्स पर सवाल भेज सकते हैं, और हम जो हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ते हैं, the experts who join us will definitely answer all your health related queries. Thanks for watching. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.